फिक्स करने वाले हैं, जिससे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं वो जल्दी से आपको ठीक से समझ में आ जाए। तो हम देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या है हमारे पास आज का, एटम। हम आज ये देखेंगे कि एटम क्या होता है। किसी भी मटेरियल का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको हम एटम कहते हैं। तो लिखते हैं द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मटेरियल इज नोन एज एनी मटेरियल इज नोन एज। तो ये एटम है। एटम जो है अभी माना जाता है कि भाई ये अपने पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है, लाई करते हैं, और बाहर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और इसके चारों तरफ ये रिवॉल्व करते रहते हैं। ये इसका अभी जो मान्य स्ट्रक्चर है, वैलिड स्ट्रक्चर है, वो ये है। तो ये बात हमें समझ में आई कि भाई एटम क्या चीज़ है। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके बेसिक पार्टिकल कौन कौन से हैं एटम के। जैसे हमने यहाँ पे अभी बताया कि इसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं और साथ में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये तीन बेसिक पार्टिकल हैं, इनके बारे में थोड़ी जानकारी देखेंगे। पहला है हमारे पास प्रोटॉन। लगाते हैं बेसिक पार्टिकल ऑफ एटम। बेसिक पार्टिकल कौन कौन से होते हैं एटम के। पहला लेते हैं हम इसमें प्रोटॉन। क्या लेते हैं? प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या चीज है? इट इज अ पॉजिटिव पार्टिकल एंड फाउंड इन न्यूक्लियस। इसी जानकारी बेसिक रूप से याद रखनी हमने। इट इज अ पॉजिटिव पार्टिकल और कहाँ पाया जाता है? एंड फाउंड इन न्यूक्लियस। देखें अभी अभी जस्ट बताया हमने कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है वो न्यूक्लियस के अंदर है। और भी इसके अंदर जानकारी हम देखेंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं कि इसका सेकंड पार्टिकल कौन सा होता है। सेकंड मान लेते हैं हम न्यूट्रॉन है। ये न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन क्या, एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है और ये भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित होता है। तो यहाँ पे भी लिखते हैं इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल फाउंड इन ऑल्सो न्यूक्लियस। ये भी न्यूक्लियस के अंदर होता है। और डिटेल में हम देखेंगे। एक पार्टिकल और बचा हुआ है इसका, वो भी देख लेते हैं। थर्ड हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। ये जो होता है नेगेटिव पार्टिकल होता है। पहले इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या चीज है? इट इज अ नेगेटिव पार्टिकल दैट revolve around revolve around the nucleus। ये जो चीजें लिखी है हम इसको स्ट्रक्चर से समझते हैं भाई किस टाइप से होता है। तो सबसे पहली बात तो कि हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी लाई करते हैं और न्यूट्रॉन भी लाई करते हैं। ये हमारे पास क्या चीज है? वो न्यूक्लियस का है, ठीक है। और न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना रहे हैं कि ये भाई ये पूरा का पूरा क्या है? ये न्यूक्लियस। ये पूरा न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है? ये इसका ऑर्बिट है और इस ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाला ये इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें फिजिक्स पढ़ने के लिए याद रखनी होगी। यहाँ पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन एक बात तो हमें पता चली कि ये नेगेटिव पार्टिकल है। दूसरा जो इसको डिस्कवर किया वो सर ए
जे थॉमसन। सर जे जे थॉमसन ने इसको डिस्कवर किया 1897 में। ठीक है, ये नेगेटिव पार्टिकल है, रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों ओर, और सर जे जे थॉमसन ने इनको इसको डिस्कवर किया। सेकंड हमारे पास यहाँ पे प्रोटॉन क्या चीज़ है। प्रोटॉन अगेन एक पार्टिकल है, कैसा, बेसिक पार्टिकल, और इसको डिस्कवर किया था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था कब, 1970। थर्ड पार्टिकल आ गया, ये पॉजिटिव पार्टिकल होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, और थर्ड अपने पास हो गया जो बेसिक पार्टिकल है वो न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के बारे में है कि इसको डिस्कवर किया था सर जेम्स चैडविक। सर जेम्स चैडविक ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, और इसकी डिस्कवरी के कारण इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। कब मिला था, इन 1935। ये बेसिक डिटेल है किसके बारे में, इन। अब यह एक चीज और आती है कि भाई ये न्यूक्लियस भी है यहाँ। न्यूक्लियस में अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट हुआ था जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट नाम से फेमस है, और ये है न्यूक्लियस। और रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, वही अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो इसकी न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने इसको डिस्कवर किया। ठीक है, कब, 1911। ठीक है, और कौन से एक्सपेरिमेंट से, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है ये बाद में देखेंगे, FIL फॉइल एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ये जो स्लाइड है इसमें आपको जानकारी मिलती है कि न्यूक्लियस के तीन पार्टिकल, बेसिक पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर फिक्स ऑर्बिट होते हैं उसके अंदर रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट, प्रोटॉन को डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने 1917 में। न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने, कब, उनको नोबेल प्राइज मिला था 1935 में। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था सर जे जे थॉमसन ने 1987। न्यूक्लियस जो है डिस्कवर हुआ गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के टाइम 1911 में, रदरफोर्ड को इसका क्रेडिट जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास कुछ बेसिक किसके बारे में, एटम के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, हमने देखा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों ओर फिक्स ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये इलेक्ट्रॉन जो कूलम्ब फोर्स से न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, और डिस्टेंस इनकी वेरी करती है कहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं, सिचुएटेड है, ऑर्बिट कौन सा है, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड है, थर्ड है, अभी थोड़ी देर बाद में देखेंगे। तो फॉर्मूला कूलम्ब फोर्स का होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो R ज़्यादा होने पर ये फोर्स क्या रहेगा, कम रहेगा, ये फोर्स कम रहेगा। यहाँ से फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि F जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है स्क्वायर ऑफ R के, यानी कि R की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ेगी तो फोर्स जो है वो तेजी से कम। आर की वैल्यू अगर आप इंक्रीज करते हो तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, तेजी से डिक्रीज हो जाती है। स्क्वायर होने की वजह से इसका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो जो थोड़े से बड़े एटम हैं उनके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी कम हो जाता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एटम को तो छोड़ देते हैं लेकिन मटेरियल को छोड़ नहीं पाते, ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। एनर्जी प्रोवाइड करवा दे तो ये इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा, एटम से एमिट हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये क्या दे रहे हैं हम, एनर्जी दे रहे हैं। एनर्जी देने पर ये
जब तक ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन ने एटम को छोड़ा कुछ एनर्जी लेके आउटर सोर्स से, और जैसे ये बाहर गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन अब न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन का ही यूज होता है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये ही करंट का फ्लो कर सकते हैं, धारा का प्रवाह ये ही कर सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का, ठीक है। सोडियम आपके पास क्या है, 11 नंबर, पीरियडिक टेबल में 11 नंबर पे है। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 11 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो भी 11 है। 11 पॉजिटिव हो गए, 11 नेगेटिव हो गए, और दोनों को सम करें, जोड़ें, तो ये हमारे पास 0 आ जाता है। ये 0 ये शो कर रहा है कि ये जो एटम होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। क्या देखा हमने, एटम जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। एटम न्यूट्रल होते हैं ड्यू टू सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन जितना पॉजिटिव है उतना का उतना नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है। और एक चीज और देखते हैं हम यहाँ पे कि ये जो चार्ज है इसकी जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन के लिए -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होती है, और प्रोटॉन के लिए सेम वैल्यू होती है लेकिन ये पॉजिटिव होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सोडियम की, तो सोडियम 11 नंबर पे। इसका मतलब पीरियडिक टेबल में 11 नंबर पे होने का मतलब है कि इसके अंदर 11 प्रोटॉन है, ठीक है, और इसमें कुछ ये भी है, न्यूट्रॉन भी है। इसके चारों तरफ ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में कितने, इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज लेते हैं जिसका नाम है, जो फॉर्मूला है हमारे पास 2n², ठीक है। जब हम ये जो ऑर्बिट पहला है इसको हम n=1 कहते हैं, n=2 कहते हैं, और n=3 कहते हैं। ये भी देख लेते हैं कि सोडियम जो होता है उसका एटॉमिक मास 23 होता है। 11 + 12, 11 + 12 ये कितना हो गया, 23 हो गया। तो अब जो n=1 यहाँ अगर पुट करते हो तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इन एनी ऑर्बिट, ठीक है। चलो देखते हैं कि अगर n=1 हो जाए, ये जो फॉर्मूला होता है इसको हम 2n² लिख सकते हैं। इफ अगर n=1 हो जाए तो ये क्या इंप्लाइज करेगा कि 2n² = 2 × 1 का स्क्वायर। n की वैल्यू कितनी पुट करी हमने, n की वैल्यू कितनी पुट करी है हमने, n की वैल्यू 1 पुट कर दिया। अब 1 का स्क्वायर अगर हम देखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। 1 × 1 1 होता है, बिल्कुल होता है, और 2 × 1 कितना होता है, 2 होता है। इसका मतलब ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है, इस फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। तो हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। हम ये भी समझ रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से रहेंगे और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कौन से रहेंगे, और साथ में ये भी देख रहे हैं कि 2n² जो फॉर्मूला है वो किसी ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, बताता है कि भाई कितने ये है। अगर हम बात करें कि इफ n=2 हो जाए तो ये हमें क्या शो करेगा, 2n² = 2, ठीक है। ये डायरेक्ट हो जानी चाहिए, तो n की जगह 2 पुट किया, उसका स्क्वायर किया, ये वाला 2, ये वाला यहाँ लिखा, इनटू ये 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। 2 का स्क्वायर 4 है, इसका मतलब रहेगा 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड ऑर्बिट में आएंगे अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन। देखो 1, इनको ऐसे ही बनाना है, मैक्सिमम डिस्टेंस पर 5, 6, 7 और 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। इसके अंदर जो सब ऑर्बिट होता है वो s होता है, सब सेल कह सकते हैं, और इसमें s एंड p 2।
एस में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक एस ही है तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। एस में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और 6 किसके होंगे, पी के होंगे। तो इस तरह से हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 8 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब इसी तरीके से हम, अगर हमारे पास इफ n इक्वल टू कितना हो जाए, 3 हो जाए, तो ये क्या शो करेगा कि n स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 9 होता है, तो 9 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम यहाँ पे इसमें थर्ड ऑर्बिट में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो लेकिन हम क्या देखते हैं कि हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 11 है, उसमें से 2 फर्स्ट में आ गए, पीछे कितने बचे, 9, 9 में से 8 यहाँ पे आ गए, पीछे कितना बचा, 1। तो हमारे पास इसकी कैपेसिटी तो कितना इलेक्ट्रॉन की है, 18 इलेक्ट्रॉन की निकाला अभी हमने। ये 18 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी इसकी, किसकी, थर्ड ऑर्बिट की। लेकिन हमारे पास क्या रहेगा कि ये एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास सोडियम में केवल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन अभी बाउंडेड है, क्योंकि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं और न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है इनके ऊपर ठीक ठाक लग रहा है, जो इनको बांधे रख रहा है, इनको बाहर नहीं जाने दे रहा है। तो ये चीज हम देख रहे हैं। उसके बाद अगर हम कहीं एक्सटर्नल सोर्स से इसको कहीं से एनर्जी प्रोवाइड कर दें इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, एनर्जी हमने इसको प्रोवाइड करा दी, तो ये उस एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी को लेके ये बाहर चला जाएगा, ठीक है। एनर्जी इसको मिलती है फोटोन की फॉर्म में, और फोटोन का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो ये रह गया फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये सारे इलेक्ट्रॉन कैसे रह गए, बाउंडेड। ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है जो करंट का फ्लो बिल्कुल नहीं करते, और ये है फ्री इलेक्ट्रॉन जो करंट का फ्लो करता है, ठीक है। यहाँ पर ये टॉपिक क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, एटम्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो एटम्स आर न्यूट्रल, एटम्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। इसका रीजन अभी थोड़ी देर पहले बात भी की थी हमने कि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बिल्कुल बराबर रहते हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, जैसे सोडियम की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, इसीलिए टोटल चार्ज कितना रह गया, 0 रह गया। तो हमारे पास ये टोटल चार्ज कितना रह गया, 0 रह गया। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2n स्क्वायर, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन। अभी का टॉपिक है हमारे पास, तो इसको आसानी से याद रखा जा सकता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जब इक्वल होते हैं तो क्या रहेगा, क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज होंगे, और जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, इलेक्ट्रॉन भी सेम नंबर में है तो उतना ही नेगेटिव चार्ज होंगे। तो दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा वो हमारे पास 0 रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको क्या हो सकता है। सोडियम हमने देखा ही है, हम सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं इसका, मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम में प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, 12 होते हैं। कैसे पता चला कि ये पीरियोडिक टेबल में 12 नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है, तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने रह गए, चार्ज रहेगा वो भी कितना रहेगा, 12 रहेगा, ठीक है। जितने प्रोटॉन होते हैं सेम नंबर में इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं तो हमारे पास ये क्या रहेगा, 12 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर हम सम करते हैं, जोड़ते हैं इनको, तो क्या रहेगा हमारे पास, 0, ठीक है। अगर 0 रहेगा, अगर किसी एटम यानी कि मैग्नीशियम के ऊपर यहाँ पे अगर चार्ज बोले तो कितना रहेगा, 0 रहेगा। अगर ये चार्ज 0 है इसका मतलब ये क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। मैग्नीशियम क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 13 नंबर पे आता है। जितने नंबर पे आता है नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही रहेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास +13, और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 रहेंगे। तो इस तरह से टोटल चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। और सम करेंगे एल्जेब्रिक सम, तो ये भी क्या रहेगा, न्यूट्रल
न्यूट्रल रहेगा, ये भी क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। इस तरह से हमने क्या देखा कि एटम्स जो होते हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो एटम जो होते हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं। नेक्स्ट क्या देखते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है। एटम कोई है तो कई बार हम इसको Na+ लिखते हैं, किसी को Cl- लिखते हैं, और ऑक्सीजन -2 आता है चार्ज। तो ये सारे चार्ज आते कैसे, वो चीज़ हम देखना चाहते हैं। तो ये चीज़ अगर हम देखना चाहते हैं तो देखते हैं इसको। ये हमारे पास चार्ज कैसे, एटम जो होता है उसके ऊपर चार्ज कैसे आते हैं। चार्ज पे एक डिटेल टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, और लगभग सारी जानकारी उसमें देने का प्रयास करेंगे। चार्ज कैसे आता है, हम बात कर रहे हैं सोडियम, सोडियम की बात कर रहे हैं। तो सोडियम में हमने देखा नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, 11, यानी कि 11+ है। 11 क्यों होते हैं कि ये सोडियम 11 नंबर पे होता है। पीरियडिक टेबल में 1 से 30 तक एटम अपने को याद होने चाहिए मिनिमम, ठीक है। ये क्लास 12 के लिए है, इनिशियल लेवल में, शुरुआती लेवल में, ठीक है। मैक्सिमम जितना याद कर सके करें। तो इसका जो एल्जेब्रिक सम रहेगा वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज कितना रह गया, 0 रह गया। अब हमने देखा था कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में 8 और थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन इसका होता है। हमने स्ट्रक्चर भी बनाया इसका। तो थर्ड ऑर्बिट में क्या रहता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन 1 निकल जाता है तो पीछे ऑक्टेन कंप्लीट रहता है, और ऑक्टेन कंप्लीट रखने के लिए ही एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो अब हमारे पास क्या बना, Na+। Na+ कैसे बना देखते हैं। अभी हमें मान लो नहीं पता है कि Na+ आएगा। हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो प्रोटॉन कितना रहा, प्रोटॉन रहे हमारे पास 11, क्योंकि प्रोटॉन को तो हमने नहीं निकाला, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमने एक निकाल दिया। तो इलेक्ट्रॉन अब हमारे पास कितने रह गए, 10। तो ये रह गया हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन। क्या अभी भी एल्जेब्रिक सम 0 आएगा, बिल्कुल नहीं। कितना आएगा, प्लस का 11 है, माइनस का 10 है, तो अभी कितना आएगा, अभी हमारे पास आएगा -10 और +11। तो प्लस का ज़्यादा है और ये आ जाएगा 1। मीडियम पे जो चार्ज रहेगा वो +1 रहेगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की कमी से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, एग्जिट हो जाता है, तो उसके ऊपर एक प्लस चार्ज आता है। इसी तरह से अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो यहाँ पे +2 चार्ज आता है। 2 इलेक्ट्रॉन का भी एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास वही मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लेते हैं हम। मैग्नीशियम में जो प्रोटॉन होते हैं वो कितने रहेंगे, 12 रहेंगे, क्योंकि ये 12 नंबर पे है, पॉजिटिव 12 है। और इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, इलेक्ट्रॉन भी 12 रहेंगे। ये माइनस हमने क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज। टोटल सम एल्जेब्रिक क्या हो गया, एल्जेब्रिक का मतलब जैसे साइन है वैसे के वैसे जोड़ देना। यहाँ पे इसका चार्ज रहेगा 0। अब यहाँ पे क्या होएगा कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, फॉर्मूला है 2n², उससे हम निकाल सकते हैं, प्रैक्टिस की हमने अभी। सेकंड है हमारे पास 8 और थर्ड है हमारे पास 2। 12 करना है, 2 + 8 10 होते हैं, और +2 12 होते हैं। तो ये 12 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्टेन इसका कंप्लीट रहता है, 8 इलेक्ट्रॉन इसके इनर ऑर्बिट में। या फिर जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो यही आउटर मोस्ट ऑर्बिट बन जाएगा, सबसे बाहर वाला ऑर्बिट बन जाएगा। हम इससे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, बाहर निकालते हैं, तब क्या रहेगा, तब हमारे पास रहेगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, ठीक है। अब चार्ज का हमें नहीं पता क्या आएगा, लेकिन हम देखते हैं कि प्रोटॉन कितने रहे, प्रोटॉन तो हमने निकाले ही नहीं। प्रोटॉन अगर नहीं निकाले तो प्रोटॉन हमारे पास रहे 12। इलेक्ट्रॉन कितने रिमूव कर दिए, 2 कर दिए। कितने इलेक्ट्रॉन थे, टोटल 12 थे। इलेक्ट्रॉन 2 रिमूव होने पर हमारे पास टोटल बचे 10। अब जोड़ करना सीधा हमें आता है, तो हम 12 - 2 करेंगे तो +2 रहेगा। इसका मतलब मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज क्या रहेगा, +2 रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होने पर +2 चार्ज रहेगा, ठीक है।
दो एग्जाम्पल लिए हमने पॉजिटिव चार्ज के, एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं नेगेटिव चार्ज के। ये लेते हैं एग्जाम्पल क्लोरीन का। क्लोरीन जो है वो Cl है और पीरियडिक टेबल में 17 नंबर मिला हुआ है। अब ये 17 नंबर पे है, तो बोलो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने? नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे हमारे पास 17। इसका मतलब इसके ऊपर जो चार्ज रहता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहेंगे 17, इसका मतलब इसके ऊपर जो चार्ज रहता है वो कितना रहता है? 17 रहेगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? वो भी रहेंगे हमारे पास 17। टोटल चार्ज कितना? 0। तो अभी तो ये न्यूक्लियस पे 0 चार्ज। और हमने देखा है कि फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड में 2n² से हमने निकाले थे 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन 18 बचे हैं? 17 में से 2 माइनस किए 15 बचते हैं, 15 में से 8 माइनस किए कितने बचते हैं? ये 2 माइनस इसलिए कि फर्स्ट ऑर्बिट में आ गए, सेकंड ऑर्बिट में अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये न्यूक्लियस है और इसमें फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड ऑर्बिट में पीछे 7 इलेक्ट्रॉन। 2 + 8 10 + 7 कितना हो गया? 17 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं वो कितने रह रहे हैं? ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं वो रह रहे हैं अपने पास 17। तो थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे हमें मालूम है, 7 आएंगे। अगर ये 17 इलेक्ट्रॉन हमारे पास थर्ड ऑर्बिट के अंदर आते हैं तो इस तरह से अगर यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल ज़्यादा है, एनर्जी इसके लिए ज़्यादा चाहिए, रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी एनर्जी। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाए तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए +1 इलेक्ट्रॉन करेंगे। अगर हम +1 इलेक्ट्रॉन करेंगे तो Cl रहेगा, लेकिन अभी सोचो हमें इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा वो मालूम नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि P = प्रोटॉन तो हमने नहीं निकाला, ना ही इसमें ऐड किया है, तो प्रोटॉन तो इतने ही रहेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? इलेक्ट्रॉन हमने 17 नहीं 17 तो थे, उसमें एक ऐड कर दिया, तो अब कितने रह गए? 18।